मेरठ में सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साझा अभियान में रोहिंग्या और बाहर प्रदेशों से आए हुए लोगों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया। मेरठ में जो भी बाहरी आया हुआ है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के लोग झुग्गियों में जाकर भी पड़ताल कर रहे हैं। मेरठ में अब तक 1000 से ज्यादा परिवारों से पूछताछ हो चुकी है। इन लोगों में ज्यादातर बंगाल और असम से आए लोग शामिल हैं। जांच के दौरान इन लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी सबकी जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग कहीं किसी अवैध गतिविधि में शामिल तो नहीं हैं। ऐसे लोगों को जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। कितने परिवार हैं, परिवार में कौन लोग हैं, उन सब की आईडी चेक की जा रही है। और जो भी इसमें जिस जनपद के निकल रहे हैं, संबंधित जनपदों को उनका पत्राचार कर उनके यहाँ से सत्यापन करवाया जा रहा है। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि इनकी तरफ से कौन कौन लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, और इसका एक डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार करवाया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति यदि मिलता है जिसके पास आईडी नहीं है या फर्जी आईडी उसने बनाया है, सत्यापन के बाद ये सामने आता है तो इस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि खुफिया एजेंसियों के साथ कुल 29 टीमें हर थाना क्षेत्र में घर घर तलाश कर रही हैं। सर, क्या कुछ जांच पड़ताल की जा रही है और क्या क्या तलाशा जा रहा है सर? ये हम लोगों ने जून में भी एक अभियान चलाया था जिसमें लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या अगर कोई जनपद में रह रहे हैं तो उनके विरुद्ध अभियान चलाया गया था। इस अभियान को अब दोबारा चलाया गया है और उसके साथ साथ क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बाहर के लोग जो आकर रुकते हैं वो कई बार अपराध भी कारित कर देते हैं, तो उनके लिए भी वेरिफिकेशन का एक सत्यापन का अभियान चल रहा है। ये सभी थाना क्षेत्रों में टीमें गठित करके साथ साथ में जो CULIU की अपनी टीम है उनके भी नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। पहले इस अभियान में महत्वपूर्ण रिजल्ट प्राप्त हुए थे। कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने तैयार किए गए थे, ऐसे लोग मुकदमा लिख के जेल भी भेजे गए थे। बहुत से लोग थे जिनको वेरीफाई किया गया था अलग अलग जगहों से। इस बार भी जो भी ऐसे नतीजे सामने आएंगे आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर, जिले में कितनी टीमें बनाई गई हैं और कितने थाना इलाकों में ये सब कुछ कार्य चल रहा है? टोटल 28 थाना क्षेत्र हैं जिनमें हमारी टीमें गठित की गई हैं और उसके साथ साथ एक CULIU की टीम है। तो ये टोटल 29 टीम्स हैं जो इस वेरिफिकेशन अभियान में लगी हुई। जो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, घुसपैठिए मिलेंगे, तो उनके लिए कहाँ रखा जाएगा? क्या कुछ उसके आगे कार्रवाई? उसकी MHA की गाइडलाइंस है कि अगर कोई बांग्लादेशी इस तरह का मिलता है तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है कि बांग्लादेश का नागरिक है या नहीं है। उस वेरिफिकेशन के दौरान उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जहां कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सब तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं और उसके बाद उसको एक प्रोसीजर है जिसके तहत उसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। मुजफ्फरनगर में डीएम और एसएसपी सड़कों पर उतरकर मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए डोर टू डोर अपील करते हुए नजर आए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहे हैं। उसी के क्रम में मैं और हमारे एसएसपी साहब हम लोग घर घर जा कर के यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी अपना फॉर्म भर दें समय से, और जिससे किसी का जो अर्ह मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में आने से न छूटे। और साथ ही साथ जो किन्हीं कारणों से शिफ्टेड हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अर्थात ASD वोटर्स हैं, उनको भी मतदाता सूची से अलग करके शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण कर सके, इसीलिए हम लोग आज फील्ड में उतरे। आगरा के फतेहपुर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश ने शेख चिश्ती की दरगाह पर चौदरपोशी की और मन्नत का धागा भी बांधा। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और SP सांसद डिंपल यादव, साथ ही जया बच्चन भी मौजूद थी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के जरिए वोट काटे जाने की चिंता हो रही है, बढ़ाने की नहीं। और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि SIR के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूँगा एक एक नागरिक को जागरूक होकर के वोट बनवाना चाहिए। अगर वोट नहीं बनेगा
तो हमारा संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए SIR जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल भ्रांतियां फैला रहे हैं। विपक्ष की यूपी में जमीन खिसक चुकी है। यूपी के लोग 27 में भी 17 वाला इतिहास दोहराएंगे। प्रदेश में अब प्रचंड बहुमत से बीजेपी की ही सरकार बनाएंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर के तहत बिहार में 65 लाख घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर हुए। और समाजवादी पार्टी को कौन सी सर नीति है कि एक तरफ वो खुद जा रहे हैं, अभियान में शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध भी कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर के जो विपक्षी दल भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसक चुकी है। बिहार में एसआईआर के बाद लगभग 65 लाख मतदाताओं को, घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर किया गया। निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए। आरजेडी के जंगल राज को, लालू यादव के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग 27 में भी 17 वाला इतिहास दोहराएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की पुनः सरकार। सर अंतिम सवाल है, कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर 14 को एक बड़ा कार्यक्रम एसआईआर के खिलाफ कर रही है। असल कांग्रेस पार्टी तो डिरेल्ड है। राहुल गांधी जी को ज्ञान नहीं है कि चुनाव में क्या करना है, कैसे वोट मांगना, क्या बताना है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से संविधान का दुरुपयोग करने के लिए, संविधान का मैं कह सकता हूं संविधान को कैद करने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने ही संविधान को सस्पेंड करते हुए देश में आपातकाल लागू किया था, कांग्रेसियों ने ही। तो कांग्रेस तो जनता के बीच में जाने लायक ही नहीं है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी सामने आई है, जहां पर पवन सिंह को सलमान खान के साथ मंच शेयर न करने को कहा गया है। लॉरेंस की ओर से पवन सिंह से मोटी रकम भी मांगी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, ये जो धमकी सामने आई है और क्या क्या इसमें कहा गया है, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, पवन सिंह बिग बॉस के फिनाले में भाग लेने वाले थे। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग के सदस्य हैं, उसने फोन करके पवन सिंह को धमकी दी है कि सलमान खान के साथ आप मंच शेयर ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें और आगे भी आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा पवन सिंह से मोटी रकम की भी मांग की गई है। तो लॉरेंस बिश्नोई के जो सदस्य हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं और आप गलत कर रहे हैं, सलमान खान के साथ आप मंच शेयर ना करें। बता दें आपको, पावर स्टार पवन सिंह हाल ही में बिग बॉस को लेकर ऑडिशन भी दिए थे और ऑडिशन के बाद अब फिनाले में ये फाइनली भाग लेने वाले थे। इससे पहले लॉरेंस ने एक तरह से धमकी दिलवाया है और जिसके बाद पवन सिंह के जो टीम के मेंबर हैं, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दे दी है और इसके अलावा सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की गई है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से 2 महीने पहले पवन सिंह को Y+ कैटेगरी सुरक्षा दी गई थी, जिसके बाद भी ये धमकी दी गई है। और पवन सिंह ने साफ कहा है कि जो कॉल पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने सुरक्षा एजेंसी को सूचना दे दी है और आगे भी हम जो हमारा जो एम है, जो हम तैयारी में है, वो हम पूरा करके रहेंगे। यानी वो बिग बॉस में भाग लेंगे। ये पवन सिंह का ये बयान आया है। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि आखिर किस प्रकार का एक्शन होता है। मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई है। शाम तक कहा जा रहा है कि जो नंबर है उसका डिटेल्स भी निकाला जाएगा और सब कुछ सामने आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान गैर जिम्मेदाराना हैं। अखिलेश सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2047 तक उनके सपने पूरे नहीं होंगे। एसपी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। जनता उनके बयानों पर हंसती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जब राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो अरगल प्रलाप करते हैं और श्री अखिलेश यादव जी के किसी बयान में कोई सच्चाई नहीं है और जनता उनके इस प्रकार के बयानों पर हंसती है। वह गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे।
जो 2047 तक तो पूरा होने वाला नहीं है। आगे भी उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई देता। अलीगढ़ में मतदाता पुनरीक्षण कार्य एसआईआर में लगे बीएलओ शिक्षा मित्र भूरे खां की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उनके परिजनों से मुलाकात की। परिजनों का आरोप है कि शिक्षा मित्र भूरे खां पर बीएलओ के काम का लगातार दबाव था, जिसके चलते अचानक से दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। राय ने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। तो राय की बीएलओ को कितना दबाव है। आज मैं ये 13वीं जगह आज आया हूँ, लगातार पूरब से चला और देवरिया, जौनपुर, बलिया, फतेहपुर करते हुए पश्चिम में पूरा मुरादाबाद, संभल, बरेली, मेरठ, बिजनौर करते हुए यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि पूरी आपदा आ गई है। बीएलओ के ऊपर इतना दबाव बना रखा है कि वो उनसे उल्टे सीधे काम कराना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे, तो उनको दबाव बनाया जा रहा है, बर्खास्त करने की धमकी दी जा रही, डराया जा रहा है, मुकदमे लिखने की धमकी दी जा रही, और बेचारे उस धमकी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और अपने हार्ट अटैक किसी का हो रहा है, कोई ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी ने फांसी लगा लिया, किसी ने जहर खा लिया। टीसीएम के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा ऐलान कर दिया है और हुमायूं कबीर बंगाल में ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ मिलकर हुमायूं कबीर लड़ेंगे। टीएमसी के पूर्व विधायक ने दरअसल ये बड़ा ऐलान किया है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुमायूं कबीर ने यह भी दावा किया है कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यह ऐलान उन्होंने किया है। स्टोन लेइंग सेरेमनी हो गया है, कल ठीक से हुआ, बहुत लोग आया। लोग यहाँ मटेरियल्स दे रहा है, ईटा दे रहा है, स्टोन दे रहा है, सैंड दे रहा है, तो मैं देखना है। इतना इमोशनल मेरा प्यार करके यहाँ आया, इसीलिए वो भाई लोग को जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, इनको साथ मिलने आया। और आपका मतलब बहुत लोग आपको एकदम पैसा भी दे रहे, कल भी आके दे, आप बोला कि एसबीआई का अकाउंट भी आपको बनाना पड़ रहा है, तो इसके आगे इस चीज को आप कैसे आगे लेके जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो एक्सप्रेशन था, मेरा जो इरादा था, वो इरादा पूरा होने वाला है। और बाबरी मस्जिद है बनेगी, उनको साथ जो मैं कल घोषित किया सब पूरा हो जाएगी 3 साल के अंदर। और तृणमूल कांग्रेस कुछ बोल रहा है कि आपको बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है, आपका क्या कहना है? तृणमूल कांग्रेस कौन बोल रहा है आपको बताइए? तृणमूल कांग्रेस का कल बॉबी हाकिम ने भी बोला है गद्दार। बॉबी हाकिम का कोई नेता ही नहीं है मेरा। बॉबी हाकिम वो उनका जात भी ठीक नहीं है, वो मुसलमान ना हिंदू है, सुझा नहीं है। उनका माता मुस्लिम हिंदू है, वो बिहारी मुस्लिम है, बंगाल का मुस्लिम के पास उनका कोई संपर्क नहीं। आप इसके आगे आपका खुद का पार्टी बन रहा है, आपका खुद का पार्टी बन रहा है, आपका खुद का पार्टी बन रहा है। 135 सीटों में आप लड़ेंगे और कोई अगर आपको समर्थन देना चाहे नेशनल, किसी का समर्थन आप मानेंगे, लेंगे? IMM को साथ बातचीत चल रहा है, बात हो गया। MIM के साथ? हाँ, वो असदुल वैसी साहब मेरा को साथ गठबंधन करके या बीजेपी को मैं सत्ता नहीं आने देंगे, और टीएमसी को भी दूसरा बार, तीसरा बार, चतुर्थ बार और सपोर्ट नहीं लेंगे। ओवैसी साहब का आपका बात हुआ है? ओवैसी साहब के साथ आपका बात कब हुआ है और क्या हुआ है? वो बाद में आप सोचेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। इमरान मसूद ने कहा कि पूरे मुल्क में फिर से नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। जो शख्स ये काम कर रहा है उसने 2019 में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। मस्जिद बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम पर राजनीति करना सही नहीं है। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है, और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आ गया था, हम उखाड़ के फेंक देंगे, तो क्या तमाशा देश में बना रहे हैं।
आपस में मिलकर नूरा कुश्ती खेलेंगे और पूरा मुल्क जलने का काम करेगा। रामपुर के जिला जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। रामपुर जिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम जिला जेल में पहुंची, लेकिन आजम खान ने इलाज कराने से इनकार कर दिया। आजम खान के इनकार के बाद टीम वापस लौट आई। आपको बता दें कि आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर जिला जेल में बंद हैं। की तरफ से उनके जेल प्रशासन की तरफ से एक ये पत्र आया था कि उनके रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर एक ऑप्थेल्मिक सर्जन, एक जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन को उनके चेकअप के लिए दिखवाने का कष्ट करें। तो मेरी तरफ से इन सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनके पास भिजवाया गया था और मुझे ऐसा संज्ञान में आया, उन्होंने आके बताया कि वहाँ पर महोदय ने जो है वो अपने आप को दिखवाने के लिए मना किया। आजम खान साहब है ना, तो वो मना किया है। इस वजह से वो टीम गई और वो रूटीन वहाँ की प्रोसेस करके फिर वो वापस आ गए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने डॉक्टरों की टीम से अपना चेकअप कराने के लिए मना कर दिया है। मैं आपको दिखा दूं, मैं इस समय रामपुर जिला कारागार पे हूँ। ये रामपुर जिला कारागार है और इसी जिला कारागार में आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले में सज़ा मिलने के बाद अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ बंद रहेंगे। आजम खान के चेकअप के लिए जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल CMS को लिखा था। CMS ने अपने 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजी थी, जिसमें से एक जर्नल फिजिशियन, एक सर्जन और एक आँखों का डॉक्टर था। तीनों ही डॉक्टरों की टीम जब रामपुर जिला कारागार पहुंची तो रामपुर जिला कारागार पहुंचने के बाद आजम खान ने अपना इलाज कराने से मना कर दिया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले आजम खान ने अपनी पत्नी और बेटे और बहन से भी मिलने से इनकार कर दिया था। फिलहाल आज डॉक्टरों की विशेषज्ञों की टीम एक बार बिना आजम खान का चेकअप किए वापस लौट गई है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 रामपुर। संसद में 8 और 9 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष बहस होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं चुनाव सुधारों पर भी 9 से 11 दिसंबर तक विस्तृत बहस होगी। लोकसभा में इस बहस पर चर्चा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे करेंगे। दोपहर में 12 बजे चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में 9 दिसंबर को ये चर्चा गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में ये बहस राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संसद सूत्रों के मुताबिक इस चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेंगे। लोकसभा में अंतिम वक्ता भाजपा की ओर से होगा। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि सदन के नेता जेपी नड्डा भी बहस में शामिल होंगे। बहस पूरे दिन चलेगी और इसे एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। कलेक्ट्रेट के सभागार में पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगे। जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी का स्वागत किया। अलीगढ़ मंडल के चारों जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकारी योजनाओं की समीक्षा, SIR की प्रगति, जिला पंचायत चुनाव के संबंध में हुई चर्चा के साथ अधिकारियों की कार्यशैली पर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया। मतदाता सूची की सटीकता और तैयारी पर गंभीर चिंता जताते हुए सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।